केपी में पीटीआई का दफ्तर बंद हो गया, पीटीआई की दुकान गिलगित बल्तिस्तान में भी बंद हो गई और आज ये दुमदमाकर ऐसे भागे हैं जैसे इनसे बड़ा डरपोक ही कोई नहीं है। खड़े हो ना जरा एस्टेब्लिशमेंट के सामने। ये सब कुछ आईएसआई के आशीर्वाद पे ही किया जा सकता था। जनरल फैज साथ हो तो हम गिलगित बल्तिस्तान पता कर लेंगे, जनरल फैज नहीं है तो हम घर से ही नहीं निकलेंगे। आजाद कश्मीर को शराबी और कबाबी वजीर आजम दिया। इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज लोगों को इख्तियार देते हैं। इमरान खान ने सरेंडर कर दिया है। वजीर आला फिर एस्टेब्लिशमेंट का होगा या फिर नून लीग का? अगर ये यूट्यूबर बचा सकते होते तो इमरान खान को ही बचा लेते। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। आज गिलगित बल्तिस्तान में जो है आजाद कश्मीर में जब एक हुकूमत तब्दील हुई थी पीटीआई की, तो वहां पे एक स्क्रिप्ट जो है वो दोहराया गया था। जो पंजाब असेंबली यानी यहाँ पे जो पंजाब में जब हुकूमत तब्दील हुई उस वाले से, तो कहा जा रहा है कि जो आज असेंबली में हो रहा है ये आजाद कश्मीर वाला स्क्रिप्ट ही है जिसको दोबारा दोहराया जा रहा है। और आगे क्या होगा, क्या आजाद कश्मीर की तरह की ही जो है हुकूमत बनाई जाएगी, इसी हवाले से आज हम मुजम्मिल साहब से अंदर की बात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मुजम्मिल साहब, अल्लाह का शुक्र। मुजम्मिल साहब, ये क्या करा दिया आज आपने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में, और जरा अंदर की बात बताएं कि वहां पे फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे बन गया। 30 अरकान असेंबली की जो हुकूमत थी उसमें 19 जो थे अक्सरियत हासिल थी पीटीआई को 19 अरकान से, तो उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे बन गया, क्या हुआ है? कितनी भोली आप, कैसे बन गया? जैसे आजाद कश्मीर में बन गया, जैसे कौमी असेंबली में बन गया, जैसे पंजाब में सब टिकट होल्डर्स जा रहे हैं, जैसे केपी में पीटीआई का दफ्तर बंद हो गया, वैसे ही पीटीआई की दुकान गिलगित बल्तिस्तान में भी बंद हो गई। आप सवाल करें कि कहाँ है अमीन गंडापुर, वो जो फातह गिलगित बल्तिस्तान थे, वो जो गिलगित बल्तिस्तान में कहते थे कि मैं फातह गिलगित बल्तिस्तान हूँ, वो आज अमीन गंडापुर गिलगित क्यों नहीं पहुंच रहे कि अपनी हुकूमत पीटीआई की बचाने के लिए? वो नजर क्यों नहीं आ रहे? उनकी उनकी आवाज नहीं निकल रही है। वो किधर खामोश गुम दुम दबाकर भागे हुए हैं कि वो क्यों नहीं पहुंचते गिलगित बल्तिस्तान अपनी हुकूमत बचाने के लिए। ये जो कागजी शेर थे जिनसे किसी की इज्जत महफूज नहीं थी, ये जो मेरा मतलब रेत की दीवारें थी जो लोगों को गालियां ऐसे निकालती थी जैसे ये इनसे बड़ा बदमाशी कोई नहीं है, और आज ये दुमदमाकर ऐसे भागे हैं जैसे इनसे बड़ा डरपोक ही कोई नहीं है। खड़े हो ना जरा एस्टेब्लिशमेंट के सामने। इस मुल्क में सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ी नहीं हुई हैं। क्या होता है ये गिरफ्तारियां, ये पर्चे, ये सबके साथ हुआ है, इनके साथ अनोखा हो रहा है। रोने वाली क्या बात है? उन्होंने उसके बाद खड़े नहीं हुई वो सियासी जमातें, फिर भी खड़ी होती थी। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब गिलगित बल्तिस्तान क्यों नहीं जा रहे? उनके जाने पर कोई पाबंदी है? सुबह जाएं, अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएं, अपने अरकान पार्लियामेंट को वहां इकट्ठा करें, वहां मोर्चा लगाएं। जाते क्यों नहीं है? ये सब कुछ आईएसआई के आशीर्वाद पे ही किया जा सकता था कि जनरल फैज साथ हो तो हम गिलगित बल्तिस्तान पता कर लेंगे, जनरल फैज साथ हो तो हम मुजफ्फराबाद पता कर लेंगे, जनरल फैज साथ हो तो हम सब कुछ कर लेंगे, जनरल फैज नहीं है तो हम घर से ही नहीं निकलेंगे, हम मर जाएंगे, हमारी आवाज भी नहीं निकलेगी जनरल फैज ना हो तो। सबसे पहले तो एक डीजी आईएसआई चाहिए जो जनरल फैज की तरह आपको सपोर्ट करे, आपकी हुकूमतें बना दे पूरे पाकिस्तान में। फिर जब वो चला जाए तो आप उन हुकूमतों को संभाल भी ना सके। क्या हो गया है? अब सवाल ये है कि कोई इमरान खान से तो नहीं पूछता भाई तूने जाली डिग्री वाला वजीर आला क्यों बनाया? बड़े तुम आप कहते हैं कि मैं इस मुल्क में तब्दीली लाऊंगा। आजाद कश्मीर को शराबी और कबाबी वजीर आजम दिया, सरदार तनवीर की सूरत में जो हर वक्त नशे में रहता था। गिलगित बल्तिस्तान को एक जाली डिग्री वाला वजीर आला दे दिया। ये चॉइसेस है आपकी। सब जो आईजी गिलगित बल्तिस्तान है उसको भी सडनली तब्दील कर दिया गया, या हुकूमत क्या बदला ले रही है? जो आईजी गिलगित बल्तिस्तान जो थे वो पुलिस भेजते थे इमरान खान की हिफाजत के लिए इस्लामाबाद में, और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस अमान पार्क में पंजाब पुलिस से लड़ी थी। गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस जो है वो इस्लामाबाद पुलिस से लड़ी थी। जीबी हाउस जो था वो मेरा मतलब पनाहगाह बना हुआ था,
तो वो आईजी साहब की तो अलग इंक्वायरी होगी कि उन्होंने वहां की पुलिस को पाकिस्तान की पुलिस के मुख्तलिफ सूबों की पुलिस के मुकाबले पे खड़ा कर दिया था, और वो ऐसे लगता था जैसे जीबी की जो पुलिस है वो कोई इंडिया की पुलिस है, कि वो कभी जमान पार्क पे पंजाब पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने लग जाती थी, कभी इस्लामाबाद पुलिस पे लग जाती थी। तो अभी तो वहां गिरफ्तारियां होनी है, जो वहां के लॉ मिनिस्टर हैं और वो जो जमान पार्क के सारे हमलों में मुलव्वस हैं और जो वो पुलिस को लाते रहे हैं, उन सब की गिरफ्तारियां भी होनी है, और उसका हिसाब भी होना है कि क्या गिलगित बल्तिस्तान की किसी हुकूमत और वजीर आला को ये इख्तियार दिया जा सकता है कि वो कल को पंजाब में अपनी 200 पुलिस वाले लाकर पंजाब पुलिस से लड़ना शुरू कर दे, कि वो ये मुजम्मिल साहब, अगर इख्तियार दिया। गिरफ्तारियां होनी है तो वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो खालिद खुर्शीद नाहर हुए हैं जाली डिग्री केस में, पहले तो फिर उनकी होनी चाहिए। वो तो अब गेम के प्लेयर नहीं रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी, आप बेफिक्र रहें, वो गिरफ्तारी से बच नहीं सकेंगे। लेकिन मुझे जो इस वक्त एग्जिस्टिंग वहां के मेंबरान हैं पीटीआई के, उनमें से कुछ की गिरफ्तारी नजर आ रही है आगे, जो जमान पार्क वाले मामले में इन्वॉल्व हैं खालिद खुर्शीद के साथ। मुजम्मिल साहब, किस किस की गिरफ्तारी होगी? 3 नाम आ रहे हैं, उनमें लॉ मिनिस्टर भी जो थे वहां हैं, और 2 मिनिस्टर्स के नाम आ रहे हैं। तो मुझे 3 गिरफ्तारियों के नाम आ रहे हैं कि वो वहां से गिरफ्तार हो जाएंगे, और इसके साथ वहां पे फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, और वो फॉरवर्ड ब्लॉक का वजीर आला आ जाएगा। 8 तारीख को शहबाज शरीफ ने वहां जाना है, उससे पहले सारा ऑपरेशन क्लीन अप हो जाएगा वहां पे। कोई 8 तारीख को शहबाज शरीफ के पहुंचने से पहले वहां पर नया वजीर आला मुझे लगता है आ जाएगा, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और इमरान खान अपनी हुकूमत बिल्कुल बचा नहीं सकेंगे, और वो बिल्कुल जैसे आज़ाद कश्मीर में हुआ है वैसे ही उनकी हुकूमत। देखिए ना जी, उनकी 2 हुकूमतें उन्होंने अपनी खुद तोड़ दी, पंजाब और केपी की। जी एक जी वजीर आजम उनका जो है तौहीन अदालत में आज़ाद कश्मीर वाला चला गया। अब आप कहेंगे कि आईएसआई ने उसको कहा था या एस्टैब्लिशमेंट ने सरदार तनवीर को कहा था कि जजों को गालियां निकाल दो और कहो कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको ऐसे कर दूंगा। आपने वो गुफ्तगू सुनी है सरदार तनवीर की? उस जी जी, गुफ्तगू मैंने के सुनी थी। बाद उस गुफ्तगू के बाद वो उसको तौहीन अदालत में सजा होनी होनी थी। क्या पाकिस्तान में नहीं तौहीन अदालत में लोगों को सजाएं हुई हैं? तो अगर आप बतौर वजीर आजम वहां के जजों को की ऐसी तैसी फेरेंगे, तो आपको तौहीन अदालत की सजा हो जाएगी। उसमें किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इमरान खान को चाहिए था कि कोई पढ़ा लिखा वजीर आजम लगाते, कोई नशई को नहीं लगाना चाहिए था जो ज्यादा वक्त होश में ना रहता। इसी तरह इमरान खान ना कॉम्प्रोमाइज लोगों को इख्तियार देते हैं, जैसे उस्मान बुजदार में कमजोर लोगों को पोजीशन पे लाते हैं ताकि वो उनके पास डमी रहे। अब ये खालिद खुर्शीद भी उन्होंने जाली डिग्री वाले बनाए हुए थे, इनको भी वो इस्तेमाल कर रहे थे अपने लिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो कमजोर लोगों के जरिए इमरान खान ने इख्तियार अपना चलाने की कोशिश की है कि वो उनके इशारों पर नाचते रहेंगे, तो कमजोर लोग फिर मुश्किल वक्त में खड़े तो नहीं होते, वो पर ताकत मुजम्मिल साहब, वो आजाद मजबूत। कश्मीर के वजीर आजम सरदार तनवीर अलियास साहब तो सेंटोरस के मालक है, वो तो कमजोर नहीं थे। नहीं, पर वो नशे में रहते हैं ना, सब उनको पता है उनके बारे में। उनकी बाकी कमजोरियां भी तो सबके सामने ही थी ना। क्या इमरान खान को उन बाकी कमजोरियों का नहीं पता था? कोई ऐसा वजीर आजम हो सकता है? तो मेरा मतलब है कि इमरान खान की चॉइसेस तो देखें ना कि कैसी चॉइसेस हैं उनकी, और वो क्या क्या उन्होंने तोहफे पाकिस्तान को हुक्मरानी के लिए अता किए, और कैसे कैसे तोहफे जो हैं उनको किस किस जगह पे पहुंचा कर तो अपने इक़्तिदार को चलाने की कोशिश की है। वो कहते हैं मुझे टीम बनानी आती है, ये खोया तो खोता टीम बनाई उन्होंने। ये सरदार तनवीर और खालिद खुर्शीद और उस्मान बुजदार और ये सारा कुछ ये टीम है जो उन्होंने हमें पाकिस्तान को दी है। चलें आगे चलते हैं, ये तो काफी हो गया। अच्छा मुजम्मिल वजीर आला साहब, फॉरवर्ड ब्लॉक से सेकंड, वजीर आला आ जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक से वजीर आला आ जाएगा। 7-8 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक बनना है, अभी 3 लोगों का बना है, 4 और लोग आ जाएंगे। आईजी पहुंच गया है, ऑपरेशन शुरू है आराम से। इमरान खान ने सरेंडर कर दिया है, कोई पीटीआई का लीडर वहां जाने को तैयार नहीं है हुकूमत बचाने के लिए। खालिद खुर्शीद की पोजीशन बहुत वीक है और उनकी गिरफ्तारी ऑन द कार्ड्स है, लिहाजा वहां किस एक गिरती हुई हुकूमत को किसने सहारा देना है? वजीर आला फिर इस्टेब्लिशमेंट का होगा या फिर नून लीग का? वजीर आला फॉरवर्ड ब्लॉक से होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक से होगा। अच्छा मुजम्मिल साहब, दूसरा ये बताइए, आप समझदार है, मैं इस पे मजीद क्वेश्चन नहीं करूंगी आपसे। नहीं नहीं, कर अच्छा लें मुझे आप, ये कर लें, मैं बताइए, आपको जवाब दे देता हूँ, कर लें।
मैं वही आपसे पूछ रही थी कि फिर वो इस्टेब्लिशमेंट का निगरान वजीर आला आएगा या फिर आप कह रहे सॉरी फॉरवर्ड ब्लॉक से आएगा, तो वो नून लीग का होगा या फिर इस्टेब्लिशमेंट का होगा? इस्टेब्लिशमेंट जिसे चाहेगी नून लीग उसी को आशीर्वाद देगी। देखिए, ये जो वजारत आला और वजीर आजम की गेम होती है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट की चाहत से ज्यादा नंबर गेम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वहां पर ऑपोजिशन के पास 9 वोट हैं, 3 नून के पास हैं, 4 पीपीपी के पास हैं, 2 जेयूआईएफ के पास हैं। अब 9 वोटों के साथ तो वहां वजीर आला नहीं बन सकता। एक सूरत यह है कि वहां पे आपको 7 वोटों का फॉरवर्ड ब्लॉक चाहिए, फिर 16 वोट हो जाएंगे तो आप अपना वजीर आला ला सकते हैं। अब अगर 7 वोटों वाले जो हैं वो कहेंगे कि वजीर आला हमारा होगा, जैसे कि आजाद कश्मीर में हुआ, तो फिर वजीर आला तो फॉरवर्ड ब्लॉक का होगा। अगर 7 लोग कह दें कि वजीर आला नून लीग का हमें कबूल है, तो फिर नून लीग का हो जाएगा। अगर 7 लोग कह दें कि हमें 4 वोटों वाली पीपल पार्टी का वजीर आला चाहिए, ये तो मुमकिन नहीं है कि 7 लोग वोटों वाले 4 या 3 वालों को हमायत का ऐलान कर दें। देखिए ना, जो 7 का ग्रुप बनेगा वो 3 वोटों वाली नून लीग को कहेगा कि आप अपना वजीर आला बना लें, चाहे डीजीआईएसआई भी चाहता हो, या वो 7 वोटों वाले 4 वोटों वाले को कहेंगे कि आप पीपल पार्टी को कि अपना वजीर आला बना लें। जो 7 वोट चाहेंगे वही होगा। मुझे तो यही समझ आती है कि 7 वोट चाहेंगे कि वो अपना वजीर आला ले आए, तो इसलिए मुझे लगता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का वजीर आला आ जाएगा। अच्छा मुजम्मिल साहब, दूसरा कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहमान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अक्सर जो है वो दरखास्तें जो है वो देते रहते हैं। एक उन्होंने आज फिर एक दरखास्त जमा करवाई है फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से। मैं चाह रही हूँ आप जरा उस पे अंदर की बात हमें बताएं। देखिए, बात यह है कि ये अजीब सी दरखास्त दी है कर्नल इनामुर रहमान ने। उन्होंने कहा है कि सिविलियंस के फौजी ट्रायल होने पर आर्मी चीफ जनरल बाजवा, डीजीआईएसआई जनरल फैज और इमरान खान वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि मुझे लगता है ये दरखास्त सुनी तो जा नहीं सकती। 184(3) के तहत उन्होंने ये दरखास्त दी है और 184(3) में ये मेंटेनेबल ही नहीं होगी। मुझे तो लगता है इस पर नोटिस भी नहीं होगा और ये इतराजात की शक्ल हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में उन सिविलियंस की अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं, और उन्होंने अदालत और पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी सजाएं कलअदम की हैं, और इमरान खान ने बतौर वजीर आजम ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की कि इनकी सजाएं बहाल की जाएं, अपील की, और इमरान खान की पिटीशन पर उनकी सजाएं बहाल करके स्टे ऑर्डर दिया गया। और ये सुप्रीम कोर्ट 2019 से स्टे देकर उनको जेल में रखा हुआ है और उनकी अपीलें सुन भी नहीं रहा। तो अब इमरान खान की नई पिटीशन के सिविलियंस का ट्रायल ना किया जाए, फौरन सुन ली है, और जो पिटीशन उनकी है कि सिविलियंस का ट्रायल किया जाए वो 2019 से पेंडिंग है। दोनों इकट्ठी लगाए ना, जैसे काजी ईसा ने कहा है, और इमरान खान को बुलाएं कि भाई आपकी एक पिटीशन है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल किया जाए, एक पिटीशन है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल ना किया जाए। भाई आपने 2 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में कैसे कर दी? ये क्या बात है कि एक आपने बतौर वजीर आजम किया और एक बतौर चेयरमैन पीटीआई किया है, तो आप इमरान खान ही ना, दोनों तुर्कों में, दोनों शक्लों में आप इमरान खान तो है ना, चाहे बतौर वजीर आजम हो चाहे चेयरमैन पीटीआई हो। लेकिन उस वक्त उनको सिविलियंस का ट्रायल अच्छा लगता था, आज जब अपनी गर्दन फिट होने लगी है तो आज बुरा लगने लगा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कर्नल इनामुर रहमान की पिटीशन तो नहीं लगेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल क्या मिलिट्री कोर्ट वाली पिटीशन दोबारा अगले हफ्ते लगाएंगे? जिस किस्म का 22 जून का ऑर्डर आया है और उसमें जस्टिस सरदार तारिक ने जो नोट लिखा है कि ये पहले मिले हैं चीफ जस्टिस पिटिशनर्स को और फिर इन्होंने लगाई है, फिर मंसूर अली शाह का जो नोट है, फिर याहिया अफरीदी का नोट है, फिर काजी फायज ईसा का नोट है, उसके बाद ये पिटीशन जो वो मिलिट्री कोर्ट वाली सुन रहे थे, ये सुनने के काबिल वो रह गए हैं? ये मजीद उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब ने अपनी जो रही सही साख है वो भी कॉम्प्रोमाइज करानी है। ये जो वो यूट्यूबर से मिल रहे हैं ना, इससे साख नहीं बहाल होनी। अगर ये यूट्यूबर बचा सकते होते तो इमरान खान को ही बचा लेते। आप मेरी बात समझे ना, जिन यूट्यूबर्स को वो मिल रहे हैं, यूट्यूबर्स तो अगर वो यूट्यूबर बड़े समझदार होते तो वो तो रोज नहीं मिले हैं ना। 3 यूट्यूबर्स को क्या डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम मिले हैं।
डिनायल तो ये है ना कि ये बात हुई है, यूट्यूबर्स कह ये रहे हैं बात हमारी नहीं कोई हुई है। मुलाकात नहीं है। मिलने का तो डिनायल नहीं है ना। नहीं नहीं, मिलने की तो बात देखे ना जी, मिलने का तो उन्होंने कहा है सदीक जान साहब ने, मुलाकात की तो तस्दीक है। पर मैं ये कह रहा हूं कि जिन जिन अक्लमंद यूट्यूबर्स को वो मिले हैं, वो यूट्यूबर्स रोज इमरान खान को भी मिलते थे। उनमें से एक का वीलॉग तो जनरल बाजवा भी जो है शेव करते हुए सुनते थे। जी जनरल जी, बाजवा बड़ा का हाल वेख लो, शौक से जनरल सुनते बाजवा हैं। का भी हाल वेख लो ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ इमरान खान का भी हाल वेख लो तो उमरताब बंदयाल साहब को अपनी मंजिल नजर आनी चाहिए कि जी इतने ही उनके मशवरों में अमल होता तो वो दोनों ना किसी जगह पहुंच जाते। लेकिन मैं समझता हूँ कि उमरताब बंदयाल साहब के आखिरी 2 माह और कुछ दिन रह गए हैं, 10 दिन। उन्हें ये 2 माह और 10 दिन जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि उन्होंने जो गंद किया है उसको समेट लें। कोई रिकंसिलिएशन की बात करनी चाहिए, महाजराई को खत्म करना चाहिए और एक गुड नोट पे छोड़ के जाना चाहिए। अगर उन्होंने यानी एक महाजराई फुल बढ़ाई बेंच बना दें। और अगर उन्होंने महाजराई बढ़ाई तो मुझे लगता है कि उनका जो आखिरी दिन है वो बहुत ही डर्टी हो जाएंगे और ये पहले चीफ जस्टिस होंगे जो बहुत ही डर्टी तरीके से जाएंगे यहाँ। थैंक यू आमिर साहब के, आपने हमें अंदर की बातों से और अंदर की अपडेट्स आपने दी। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।